मुंबई के पूर्व विधायक बाबा सिद्दीकी मर्डर केस को लेकर नया खुलासा सामने आया है। आरोपी शुभंकर लोंकर ने दी शूटर से बात और पुणे ठाणे मॉड्यूल ने मांगे थे 1 करोड़ रुपए। आरोपी शुभम 1 करोड़ देने की हालत में नहीं था। आरोपी शुभम ने यूपी के शूटर से संपर्क किया। शुभम ने फिर उत्तर भारत के दूसरे शूटर्स धर्मराज, शिव कुमार और गुरमेल को हायर किया। बाबा सिद्दीकी और जीशान की फोटो शेयर की। जी हां, तो ये बड़ी जानकारी सामने आई है इस पूरे मामले में। बाबा सिद्दीकी शूटआउट में ये देखिए किस तरह से बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। 3 लेयर की ये पूरी साजिश नजर आ रही है। पहली लेयर की बात करते हैं, जिसने शूटआउट किया वो कौन थे? तो जिसने शूटआउट किया धर्मराज और शिव कुमार गुरमेल। दूसरी लेयर, जिसने हथियार और पैसे मुहैया कराए, नितिन और राम। इन लोगों ने ये सब पैसा और आर्म्स प्रोवाइड कराया। तीसरी लेयर, जिसने पूरी साजिश रची, उसका नाम है शुभम लोंकर और जिशान। इनके माध्यम से ये सारी बातें अब एक एक करके सामने आ रही है कि किस तरह से हायर किया गया और किस तरीके से पेमेंट की गई, किस तरीके से इसके पूरा प्लान तैयार किया गया इस शूटआउट के लिए। तो बाबा सिद्दीकी शूटआउट की बात करें, कहां तक इसके तार हैं, तो आप देखिए उन जगहों की पूरी लिस्ट हम आपको बताने वाले हैं, कैसे ये पूरा तार जुड़ा हुआ है। पुणे की बात करें, देखिए पुणे, अकोला, मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, इस तरीके से पूरे इस हत्याकांड के, पूरे इस गोलीकांड का तार इन जगहों से जुड़ा हुआ है। जिस तरीके से यहां पर हायरिंग की जाती है, कनेक्ट किया जाता है, लोगों को पहुंचाया जाता है, आर्म्स और पैसा प्रोवाइड कराया जाता है, इन जगहों पर यह सारी गतिविधि रही। और बाबा सिद्दीकी हत्याकांड 5 और इसमें आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। एक और डेवलपमेंट है इसमें, पनवेल और करजत से पकड़े गए हैं आरोपी। गिरफ्तार आरोपियों ने दिए हथियार और पैसे। मास्टरमाइंड की तलाश तेज हो गई है। महाराष्ट्र के 5 जिलों से जुड़े हैं इस मामले के तार। जैसा कि हमने आपको बताया भी, इन जिलों से होते हुए सब कुछ कनेक्ट किया गया, यानी हायरिंग से लेकर आर्म्स डिलीवरी, पैसे की डिलीवरी और उसके साथ ही रेकी करने के साथ इस फाइनल कॉन्स्पिरेसी को अंजाम दिया गया। राजीव हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए। राजीव, बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है। एक तरफ तो 3 लेयर्स की प्लानिंग नजर आ रही है, किस तरीके से बाहर से शूटर्स को हायर किया गया, और क्या क्या बड़ी बातें सामने आ रही हैं जो रीसेंट गिरफ्तारियां हैं उसके बाद से। देखिए, मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से इस पूरे शूटआउट की कहानी अपने दर्शकों के लिए बता देता हूं। दरअसल सबसे पहले शुभम लोनकर, प्रवीण लोनकर और जिशान ने, इन्होंने जो ठाणे मॉड्यूल है और जो पुणे मॉड्यूल है, इनसे संपर्क किया था। खास तौर पर जो राम कनौजिया कल गिरफ्तार हुआ, नितिन सप्रे जो गिरफ्तार हुआ, इनसे संपर्क किया था। जिसके बाद में राम कनौजिया और नितिन सप्रे ने 1 करोड़ रुपए की डिमांड की इस शूटआउट के लिए। लेकिन शुभम लोनकर के लिए 1 करोड़ रुपए दे पाना उस वक्त इस तरह अभी तक की जांच में सामने आया था कि संभव नहीं था, बहुत महंगी डील साबित हो रही थी। ऐसे में शुभम लोनकर ने इन सारे लोगों को अपने साथ मिलाया। इनसे डील नहीं की, लेकिन इनको अपने साथ में लिया इस पूरी साजिश में। और उसके बाद में उत्तर भारत के शूटर यानी कि धर्मराज कश्यप, गुरनेल और साथ साथ में शिव कुमार, इनको शूटआउट के लिए तैयार किया। इन्हें संपर्क किया गया और उसके बाद में इन्हें जो पहले जांच में बातें सामने आई थी, 50-50 हजार रुपए दिए गए रहने खाने के लिए, ताकि इनका जो लॉजिस्टिक वर्क है वो पूरा किया जा सके। उसके बाद में इन शूटर्स ने इस शूटआउट को अंजाम दिया। इसके साथ ही ये सारे शूटर जब मिल गए थे, शुभम ने फाइनल कर लिए थे, उसके बाद में इन्हें करजत लेके जाया गया था एक रूम में, जहां पर इन्हें विदेशी पिस्टल, जो कि टीवीआई ने खुलासा किया था किस तरह से ऑस्ट्रेलियन ब्लॉक और टर्किश टीसान पिस्टल जो है इस्तेमाल की गई थी, और वहां पर उनकी ट्रेनिंग भी दी गई। सबसे बड़ी बात यह है कि उनको ट्रेनिंग दी गई, क्योंकि विदेशी पिस्टल थे, आसान नहीं था इस तरह की पिस्टल का इस्तेमाल करना, क्योंकि भारत में बैन है। इसके अलावा जो मोबाइल रिकवर हुआ है उसमें जिशान सिद्दीकी की भी एक फोटो मिली है। तो सवाल यह है कि क्या जिशान सिद्दीकी भी इनके टारगेट पर थे क्या? हालांकि हम लगातार ये बात कह रहे हैं कि जिस तरह से पूरा शूटआउट हुआ, संभवतः उसमें जिशान भी टारगेट। बिल्कुल राजीव, सारे तार अब जुड़ते जा रहे हैं और सारे राज खुलते जा रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, हम लौट रहे हैं आपके पास। और अब 2 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, 2 तस्वीरें आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सलमान खान की सुरक्षा कैसे बढ़ा दी गई? पहली बात तो यह, क्योंकि थ्रेट बढ़ गया है और
कहीं ना कहीं एक परसेप्शन जा रहा है यहां पर कि ये जो धमकियां दी जाती हैं इसमें गंभीरता है। तो बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से देखिए किस तरह से सुरक्षा बढ़ाई गई है सलमान खान की। सलमान खान को भी अलर्ट मोड पर रखा गया क्योंकि उनको भी धमकियां उसके बाद से दी गई हैं। हालांकि उस पर कई तरह की जांच जरूर चल रही है, लेकिन इन सब का प्रभाव भी अब दिख रहा है, इन धमकियों का, इन बातों का, इन घटनाओं का। और सलमान खान का सुरक्षा घेरा, इसकी जरा बात करते हैं कि किस तरीके से पूरी सिक्योरिटी तैयार है, ये लेयर सिक्योरिटी सलमान खान की किस तरह की है। तो देखिए प्राइवेट सिक्योरिटी की बात करें, करीब 30 से 40 बाउंसर हमेशा साथ रहते हैं सलमान खान के, ये इनका प्राइवेट सिक्योरिटी सर्किल है। बॉडीगार्ड शेरा को इसकी पूरी जिम्मेदारी दी गई है, सलमान खान की सुरक्षा की जिम्मेदारी बॉडीगार्ड शेरा के पास है। शेरा करीब 29 साल से सलमान खान के साथ है, यानी सलमान खान की सिक्योरिटी को सुपरवाइज करते हैं और जहां भी जाना होता है लोकल थाने को इसकी जानकारी देनी है। ये इंपॉर्टेंट है, सलमान खान के मूवमेंट की जानकारी लोकल थाने को होनी है और पुलिस पहले इलाके को सैनिटाइज करवाती है ताकि कोई स्थिति ऐसी पैदा न हो। Y+ सिक्योरिटी सलमान खान को प्रोवाइड की गई है। इसमें कुल 25 जवान हैं और 2 शिफ्टों में वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं सलमान खान को। राउंड द क्लॉक ये सिक्योरिटी मिलती है। एनर्जी कमांडोज भी Y+ सिक्योरिटी में है, 2 से 4 एनर्जी कमांडो को डिप्लॉय किया जाता है। इस तरह से सलमान खान की सिक्योरिटी में जो गवर्नमेंट प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से उनको क्या फैसिलिटीज हैं, हर वक्त साथ रहते हैं और कम से कम 11 पुलिस जवान तो हर वक्त ही साथ रहते हैं, हमेशा ही सलमान खान की सुरक्षा में रहते हैं। कुल 2 से 3 गाड़ियां रहती हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ी भी जिसमें कि शामिल है। यानी सलमान खान की सुरक्षा को इस तरह से कई लेयर, यानी प्राइवेट और सरकार की Y+ कैटेगरी की सिक्योरिटी, इस लेयर में सलमान खान को रखा जा रहा है क्योंकि खतरा अब पहले से कहीं ज्यादा महसूस किया जा रहा है। और देखिए बाबा सिद्दीकी मर्डर के बाद सावधान भाईजान को क्यों ये बार बार उनकी सुरक्षा के लिए कहा जा रहा है। राजीव हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। राजीव, सलमान खान की सिक्योरिटी को लेकर जो हाल के दिनों में बदलाव हुए हैं वो अपने क्या संकेत दे रहे हैं? क्या पुलिस को या एडमिनिस्ट्रेशन को, सरकार को इस बात की कहीं कोई पुख्ता जानकारी है कि सलमान खान पर जो थ्रेट है वो पहले से ज्यादा है, बढ़ा है? देखिए निश्चित तौर पर जिस तरह से सलमान खान के घर पर अप्रैल महीने में फायरिंग हुई और उसके बाद में अक्टूबर में, यानी कि अब जो है बाबा सिद्दीकी जो कि सलमान के बेहद करीबी हैं, उनको शूट आउट में मार दिया गया। इसके बाद में सलमान खान की सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से चिंतित था। हालांकि सलमान खान के घर पर जब फायरिंग हुई थी उसके बाद ही उन्हें Y+ सिक्योरिटी दे दी गई थी, जिसमें एनएसजी कमांडो से लेकर ट्रेंड मुंबई पुलिस के जवान रहते हैं, साथ साथ में सलमान खान के निजी बॉडीगार्ड हैं। आपको ये बता दें जो सलमान गाड़ी इस्तेमाल करते हैं वो बुलेट प्रूफ गाड़ी है। लगभग 1 से 1.5 साल पहले सलमान खान ने विदेश से ये गाड़ी खासतौर पर मंगाई थी क्योंकि लगातार सलमान खान को थ्रेट मिलती रही है। सलमान खान को भी इस बात का बखूबी अंदाजा है। जिस तरह से सलमान खान के घर के बाहर उनके पिता को एक चिट्ठी मिलती है और उसके बाद में उसमें धमकी दी जाती है, कभी ईमेल के जरिए धमकी दी जाती है, कभी कॉल के जरिए धमकी दी जाती है। तो लगातार जो मोडस ऑफ थ्रेट है वो लगातार बढ़ते जा रहा है और जब जमीनी तौर पर फायरिंग उनके घर पर सीधे कर दी गई, उनके नजदीकी को मार दिया गया, तो सलमान खान की सुरक्षा बढ़ाना या उस पर नजर रखना प्रशासन के लिए एक कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी और बढ़ गई। इसीलिए सलमान खान का जितना भी मूवमेंट है, चाहे बिग बॉस के सेट पर जाना हो या फिल्म सिटी में किसी शूटिंग के लिए जाना हो या नई मुंबई के पनवेल फार्म हाउस जाना हो, क्योंकि फार्म हाउस भी लगातार टारगेटेड रहा है। सुखा जो गिरफ्तार किया गया नई मुंबई के पनवेल द्वारा, उसको जो जिम्मेदारी दी गई थी, उसके शूटरों को, इन लोगों को सिर्फ फार्म हाउस पर टारगेट करने की जिम्मेदारी दी गई थी। उन्होंने वहां की रेकी की थी। तो अलग अलग यूनिट जो है वो काम करती रही है सलमान खान को टारगेट करने के लिए। हालांकि हमेशा पुलिस ने इस मॉड्यूल को क्रैक किया। बिल्कुल राजीव, ये जो सारी घटनाएं हैं इन्होंने कम से कम इतना साबित किया है कि सलमान खान को खतरा है और उस वजह से उनकी सुरक्षा को कई लेयर्स बढ़ा दिए गए उनकी सुरक्षा में। शुक्रिया राजीव आपका हमसे जुड़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे, रुख करते हैं दूसरी खबरों का। नोएडा में एक निजी स्कूल के बाहर विरोध प्रदर्शन, बड़ी संख्या में स्कूल पहुंचे अभिभावक। 2 आरोपियों को जमानत मिलने से अभिभावक नाराज हैं। स्कूल में 4 साल की बच्ची के साथ डिजिटल रेप का आरोप है। सुमंत हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। सुमंत, क्या जानकारी मिल रही है? ये प्रोटेस्ट, ये विरोध क्यों हो रहा है?
बिल्कुल, देखिए रवि, सबसे पहले इस पूरे मामले में ताजा जो डेवलपमेंट है वो ये है कि जो एडीसीपी हैं नोएडा पुलिस के, उनकी पहल पे अब फिलहाल सारे पेरेंट्स जो है वो बिल्डिंग के भीतर चले गए हैं। पिछले कई घंटों से कैम्ब्रिज स्कूल जो है नोएडा सेक्टर 27 में, वहां पेरेंट्स आए थे और वो प्रिंसिपल से मिलना चाह रहे थे। चूंकि आज शेड्यूल्ड पेरेंट टीचर मीटिंग थी जिसे कैंसिल कर दिया गया था, इसको लेकर बेहद नाराज थे। लेकिन अब पुलिस की पहल पे ये जानकारी में सारे पेरेंट्स, मैं बता दूं कि स्कूल के भीतर जो है एक हॉल, वहां पे उन्हें भेजा गया और माना जा रहा है कि अब से थोड़ी देर में एडी नोएडा पुलिस की पहल पे जो कैम्ब्रिज स्कूल के प्रिंसिपल हैं वो भी यहां पहुंचने वाली हैं। और उसके बाद अब जो पेरेंट्स हैं और उनके बीच, प्रिंसिपल के बीच बैठक होगी। क्योंकि जिस तरह से 4 अक्टूबर को ये घटना हुई, 10 अक्टूबर को पेरेंट्स के संज्ञान में ये पूरा मामला आया, एफआईआर हुआ कि 3.5 साल के साथ की बच्ची के साथ जो मोलेस्टेशन की घटना हुई, उसके बाद पेरेंट्स में बहुत आक्रोश है और वो चाहते हैं कि प्रिंसिपल उनसे मिले और ये बताएं कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए इस घटना के बाद कैम्ब्रिज एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या क्या कदम उठाए और किस तरह से और बाकी एक्शन लिया जाएगा। इस मामले में मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके अलावा मैं बता दूं कि जो क्लास टीचर थी और जो एक स्कूल का एडमिनिस्ट्रेटर है, 2 और लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन इस सबके बीच पेरेंट्स में बड़ा आक्रोश है, क्योंकि इस घटना के बाद पेरेंट्स और स्कूल मैनेजमेंट के बीच अब तक कोई बातचीत नहीं हो पाई थी। तो ये पूरा मामला है। लेकिन अभी फिलहाल ताजा, अब से थोड़ी देर पहले यहां बहुत नाराजगी थी, शोर शराबा था। लेकिन अब से कुछ ही मिनट पहले जो तमाम पेरेंट्स हैं वो अब एक हॉल में चले गए हैं। प्रिंसिपल का इंतजार किया जा रहा है। नोएडा पुलिस जो है एक तरह से कहें कि उसने मध्यस्थता की है कि जो पेरेंट्स के जो कंसर्न है उसको सॉर्ट आउट किया जाए। फिलहाल जहां ये बैठक होगी रवि, वहां से मीडिया को दूर रखा गया है। लेकिन आप देख सकते हैं कि बाहर सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी है। हर जगह पुलिस यहां पे बिल्कुल तैनात है। नोएडा पुलिस सिटी मजिस्ट्रेट, एडीसीपी, तमाम पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के आला अधिकारी मौजूद हैं। और अब से थोड़ी देर बाद किसी भी वक्त जो है इस स्कूल की प्रिंसिपल पहुंच सकती है और जो तमाम पिछले कई घंटों से जो पेरेंट्स यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन पेरेंट्स और अब प्रिंसिपल के बीच मीटिंग होगी, जिसमें माना जा रहा है कि इस घटना के बाद जो तमाम चिंताएं हैं पेरेंट्स की सिक्योरिटी को लेकर, बच्चों की सेफ्टी को लेकर, इन तमाम मसलों पे वो चाहते हैं कि स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से उन्हें पुख्ता भरोसा दिलाया जाए ताकि इस तरह की घटना दोबारा ना हो। तो इसी कंसर्न को लेकर पिछले 3 घंटे से यहाँ पे ये जो गेट है स्कूल का, वहां पे ये हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा था। लेकिन अब जी ये माना जा रहा है कि थोड़ी देर बाद ये बैठक शुरू होगी। सारे पेरेंट्स हॉल के अंदर बैठ चुके हैं और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि बैठक के बाद रवि की क्या जिन चिंताओं को लेकर, जिन मुद्दों को लेकर तमाम पेरेंट्स स्कूल पे कई घंटों से यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, आपने बताया है और आप नजर बनाए रखे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। महाराष्ट्र की सियासत की बात करते हैं। महाराष्ट्र की सियासत जुड़ी खबर है। बीती रात अमित शाह के घर बैठक में सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर सहमति बन गई। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी 156 सीट, शिवसेना शिंदे गुट 78 सीट, एनसीपी अजित पवार गुट 54 सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं। आमोद राय हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए, हमारे पॉलिटिकल एडिटर। आमोद, मान लिया जाए कि ये फाइनल फॉर्मूला है और अब मुहर लग गई है, अब सीधे चुनाव की तैयारी होगी महायुति की तरफ से, एनडीए की तरफ से। निश्चित तौर पे आप मान सकते हैं कि चूंकि गृह मंत्री के साथ जब बैठक हुई है और उसमें इन सब मुद्दों पर चर्चा हुई है, तो इसको अंतरिम रूप अब देकर इसको एक तरह से घोषित किया जाएगा। और ये मेरे सूत्र बताते हैं कि महाराष्ट्र के जो तीनों ही प्रमुख नेता हैं, वो चाहे शिंदे हो, पवार हो या देवेंद्र फडणवीस हो, ये तीनों ही नेता आज रात में एक बार बैठेंगे और जो कुछ सीटें स्वैपिंग किए जाने हैं, जिन सीटों को बीजेपी की सीटों पर शिवसेना को लड़ना है, जिन शिवसेना की सीटों पर अजीत पवार की पार्टी को लड़ना है, इन सभी मुद्दों पर आज डिस्कशन किया जाएगा और एक्सचेंज की बातें होंगी। कौन कौन सी सीटें हैं, छोटी छोटी बातों पर आज डिस्कशन करने के बाद उम्मीद की जा रही है कि कल बीजेपी और शिवसेना इन सबके अपने प्रत्याशियों की सूची पहली आ सकती है। हालांकि आज जो है ये संभावना जताई जा रही थी कि आ सकती है सूची उम्मीदवारों के नामों की, लेकिन आज लग नहीं रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि एक बैठक मुंबई में आज रात्रि में हो सकता है। ये तीनों ही नेता जुटेंगे आज मुंबई में। अभी फिलहाल जो है शिंदे जा रहे हैं गुवाहाटी, जहां माता कामाख्या का दर्शन करेंगे, उसके बाद वो मुंबई पहुंचेंगे। वहीं एकनाथ शिंदे के लौटने के बाद देवेंद्र फडणवीस भी नागपुर में हैं, वो पहुंचेंगे मुंबई और रात में ही नासिक से पहुंचेंगे अजीत पवार और वहां एक बैठक होगी। उसके बाद इन सीटों पर एक बार चर्चा करने के बाद इसकी घोषणा कल की जा सकती है। रवि, शुक्रिया आमोद आपका इस जानकारी के लिए, इस अपडेट के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रदूषण की। दिल्ली में बिगड़ा प्रदूषण का लेवल, कई इलाकों में 400 पार हुआ AQI और आनंद विहार में AQI
441 पहुंच गया है। कई इलाके धुंध की चादर में लिपटे। रेड जोन में पहुंचे दिल्ली के 15 इलाके। ये तस्वीरें इंडिया गेट की हैं। आप देखिए किस तरह से धुंध की एक चादर दिखाई दे रही है। दिल्ली में प्रदूषण का जायजा लिया हमारे सहयोगी शालिनी, आइए उनकी देखते हैं एक रिपोर्ट। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है और अगर मैं आज के दिल्ली ओवरऑल AQI की बात करूं तो आज है 273 यानी पुअर कैटेगरी में। तो मैं इस वक्त इंडिया गेट के कर्तव्य पथ पर हूं और यहां से अगर आप देखेंगे तो किस तरह की धुंध की चादर ने पूरे इंडिया गेट को किस तरह से ढक लिया है वो आप देखेंगे, इसलिए इंडिया गेट ठीक से नज़र नहीं आ रहा है। ये धुंध की चादर जो है वो पूरे दिल्ली को लगभग ढक रही है और प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर मैं अलग अलग इलाकों की बात करूं, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एक ऐप है समीर, उस ऐप के अगर हिसाब से मैं बात करूं उसमें क्या क्या डेटा है तो आज आनंद विहार का 334 है, बवाना का 366 है, बुराड़ी 303, द्वारका सेक्टर 8 का 343 और उसके अलावा जहांगीरपुरी 353, मुंडका 372, नरेला 328, पटपटगंज 311, रोहिणी 340 और वजीरपुर 354। तो लगभग कल की तरह ही प्रदूषण का स्तर आज भी है, इसलिए आप देखेंगे कि तस्वीर जो है दिल्ली की आज साफ नहीं है क्योंकि धुंध की एक चादर है जो कि सबको बीमार कर रही है। इसलिए डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि जहां तक हो सके कम से कम बाहर निकले। तो इंडिया गेट की रिपोर्ट आपने देखी। अब आपको दिल्ली के ही अक्षरधाम मंदिर की तस्वीर दिखाते हैं कि प्रदूषण की वजह से यहां पर कैसी तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। धुंध की एक चादर दिल्ली में नजर आ रही है। ये दिल्ली का हाल है। ये देखिए अक्षरधाम जो कि अमूमन साफ नजर आ रहा था, अब अगर दूर से देखें तो ऐसा लग रहा है कि एक धुएं और धुंध की चादर में अक्षरधाम मंदिर पूरा लिपटा हुआ है। मैं इस वक्त अक्षरधाम पर हूँ और यहाँ पर देखिएगा किस तरह की धुंध है अक्षरधाम पर, इसलिए आपको पिक्चर जो है वो बिल्कुल क्लियर नज़र नहीं आ रही होगी क्योंकि दूर तक सिर्फ और सिर्फ धुंध है। और इस तरफ अगर आप देखेंगे रोड पर ट्रैफिक कैसा है तो वो भी आप देखेंगे कि वो भी आपको दूर तक रोड बुरी नहीं दिख रही है क्योंकि धुंध बहुत ज़्यादा है। सनी डे है लेकिन उसके बावजूद रोड क्लियर नहीं है। जो गाड़ियां निकल रही हैं वो तमाम गाड़ियों को हेडलाइट भी जलानी पड़ रही है क्योंकि धुंध ज़्यादा होने की वजह से लोगों को परेशानियां हो रही हैं और सांस लेना मुश्किल हो रहा है लोगों के लिए, जिनको पहले से ही समस्याएं हैं उनके लिए। और दिल्ली में प्रदूषण पर सियासत तेज। पर्यावरण मंत्री ने बीजेपी पर निशाना साधा। बीजेपी की सभी सरकारें सो रही हैं, प्रदूषण के खिलाफ एकजुटता जरूर। देखिए, पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सभी सरकारें सो रही हैं। प्रदूषण बढ़ रहा है और भाजपा की सरकारें कुछ भी करने को तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार सो रही है, निष्क्रिय है। हरियाणा में भाजपा की सरकार सो रही है। राजस्थान में भाजपा की सरकार सो रही है। केंद्र में भाजपा की सरकार सो रही है। भाजपा की सरकारों पे भाजपा के मंत्रियों के कान में जूं भी नहीं रेंग रहा है और कोई उनसे पूछने भी नहीं जा रहा है कि क्यों नहीं कुछ कर रहे हो। और दूसरी तरफ भाजपा के नेता केवल नौटंकी कर रहे हैं। आज मैं सोच रहा था कि शायद शहजाद पुण्यवाला कल कनॉट प्लेस गए थे, वहां का स्मॉग टावर देखने, आज आनंद विहार गए होंगे। कल मैंने बताया था कि भाई केंद्र सरकार ने भी स्मॉग टावर बना रखा था, लेकिन आज भाजपा का नेता सुबह से कहीं नहीं गया, कोई नहीं दिख रहा है। तो मेरा ये निवेदन है कि देखो, प्रदूषण की जो समस्या है वो गंभीर समस्या है। इसके लिए सबको मिल के काम करना पड़ेगा, सबको सहयोग देना पड़ेगा, सभी सरकारों को काम करना पड़ेगा। पंजाब की सरकार को भी काम करना पड़ेगा, हरियाणा की सरकार को भी काम करना पड़ेगा, राजस्थान की सरकार को भी काम करना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश की सरकार को भी काम करना पड़ेगा, केंद्र की सरकार को काम करना पड़ेगा। दिल्ली अपने हिस्से का सारा प्रयास कर रही है दिन रात।
और दिल्ली में सिर्फ हवा वाला जहर ही नहीं बल्कि यमुना में झाग भी दिल्ली वालों को डरा रहा है। ये वो यमुना नदी है जो वर्षों से बदलाव के इंतजार में है, इंतजार अपनी किस्मत बदलने का और नेताओं की नीयत बदलने की। ये वो यमुना नदी है जिसकी सफाई को लेकर वादे पर वादे किए गए, लेकिन ये वादे झाग बनकर हमेशा इस तरह यमुना में बहते जा रहे हैं। दिल्ली में यमुना की झाग वाली आज की तस्वीर आपके सामने। आप देखिए यमुना की हालत क्या है, और ये तब है जबकि हर बार चुनाव में इसका मुद्दा उठता है, इस पर जनता को वादे मिलते हैं और हर बार ये तस्वीर हमें देखने को मिलती है। ये देखिए दो तस्वीरें 18 अक्टूबर की, 19 अक्टूबर को किस तरह से यमुना में झाग नजर आ रही है। ये बताती है कि किस तरह के हालात है। दिल्ली में कालिंदी कुंज पर यमुना किस कदर प्रदूषित है, इन दो तस्वीरों से साफ पता चल रहा है। और अब आपको TV9 संवाददाता पुनीत शर्मा की रिपोर्ट दिखाते हैं। यमुना में इस वक्त हर तरफ सिर्फ झाग ही झाग नजर आएगा। दिल्ली में जब यमुना प्रवेश करती है तो उसका जो निकास होता है वो कालिंदी कुंज की तरफ से होता है, और हम कालिंदी कुंज पर मौजूद हैं। यमुना का हाल दिल्ली में क्या होता है ये इसका बानगी है। करीब 22 से 23 किलोमीटर जो यमुना है वो दिल्ली में बहती है, और इस दौरान छोटे बड़े कारखाने, घरों का जो वेस्ट होता है, जो केमिकल वेस्ट होते हैं, वो तमाम चीजें नालों के जरिए हो करके सीधे यमुना में आता है और उसके बाद यमुना को प्रदूषित करता है। इसमें सबसे ज्यादा मात्रा अगर बात करें तो फास्फेट और डिटर्जेंट की होती है, जिसकी वजह से यमुना का जो पानी है वो काफी ज्यादा प्रदूषित या कहें कि जानलेवा साबित हो जाता है। और यही वजह है कि यमुना में फास्फेट और डिटर्जेंट की वजह से इतना ज्यादा झाग बनता है। हालांकि दिल्ली सरकार दावे कर रही थी कि कई जो STP हैं उनके जरिए यानी कि वाटर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए यमुना में गिरने वाले गंदे नालों की सफाई की जाएगी। गंदे पानी को यमुना में नहीं गिरने दिया जाएगा, लेकिन जो ट्रीटमेंट प्लांट हैं उनकी संख्या 37 की गई थी, लेकिन इसके बावजूद लगातार यमुना में जो गंदे नाले हैं वो गिर रहे हैं, और यही वजह है कि अभी तक यमुना की सफाई नहीं हो पाई है। छठ में बात की जाती है कि छठ की पूजा में यमुना पूरी तरह साफ मिलेगी। कई तैयारियां की जाती हैं, महीनों पहले से तैयारियां की जाती हैं। 7 नवंबर को इस बार छठ की पूजा होनी है। लाखों पूर्वांचल के लोग यहां दिल्ली और NCR में रहते हैं जो यमुना में उतरकर पूजा करते हैं, लेकिन उनको हर साल इसी तरीके से इसी यमुना के गंदे पानी में उतरकर पूजा पाठ करनी पड़ती है। और यमुना की ही हालत पर हमारे एक और संवाददाता सुमंत कुमार की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एक और जहां दिल्ली में एयर क्वालिटी बेहद खराब होता जा रहा है, वहीं वाटर पोल्यूशन के क्या हालात हैं। इस वक्त मैं यमुना नदी में मौजूद हूं और ये कालिंदी कुंज घाट की आप तस्वीरें देख सकते हैं। पूरे यमुना नदी में अगर आप देखें तो टॉक्सिक फोम की पूरी परत जम गई है, और पिछले कई दिनों से ये हालात है। जैसे जैसे थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन हुआ है उसके बाद अगर आप देखें तो पूरे यमुना नदी के जो हालात हैं वो बेहद चिंताजनक बने हुए हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकती हैं कि अब से कुछ ही दिनों बाद छठ का त्योहार है, कुछ दिनों बाद इस पे सियासत और तेज होगी, लोग आएंगे, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे। लेकिन कमोबेश पिछले एक दशक में अगर आप देखें यमुना की तस्वीर और तकदीर बिल्कुल नहीं बदली है। यानी हर वर्ष कमोबेश इस तरह की तस्वीरें दिखती है, और इतना ज्यादा ये टॉक्सिक फोम, एक्सपर्ट्स की माने तो इंडस्ट्रियल वेस्ट और डोमेस्टिक वेस्ट की वजह से ये टॉक्सिक फोम जो है वो यहाँ पे आप साफ तौर से देख सकते हैं। और दिल्ली में प्रदूषण और यमुना में झाग बढ़ रहा है, इस पर सियासत भी तेज हो रही है। कालिंदी कुंज में झागदार यमुना का हाल देखने केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा भी पहुंचे। इस वक्त हमारे साथ पूर्वी दिल्ली से सांसद हर्ष मल्होत्रा जी हैं। सर, छठ पर्व हमेशा यहाँ पर मनाया जाता है, लेकिन दिल्ली वाले इसको ठीक से मना नहीं पाते हैं। वजह आपके सामने है, 15 फीट से ऊपर जो झाग हैं वो यहाँ पर रहे। यमुना पूरी तरीके से प्रदूषित हो गई। कौन जिम्मेदार? जिम्मेदार केजरीवाल साहब स्वयं, जो 9.5 साल दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में अपने आप को दिल्ली का मालिक बोलते हैं, उस रूप में रहे हैं। उन्होंने 3000 करोड़ रुपए का भी भ्रष्टाचार इसमें किया है। केंद्र सरकार से यमुना की सफाई के लिए 3000 करोड़ रुपए उन्होंने लिए हैं, और इस पर 3 रुपए खर्च नहीं किए हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर खड़ा होना दूभर है। यहाँ पर जितनी दुर्गंध है, और यहाँ का ऑक्सीजन कंटेंट 0 है। जब दिल्ली में यमुना जी एंटर करती हैं पल्ला में तो ऑक्सीजन कंटेंट 9 है। मतलब उस जल का आप आचमन ले सकते हैं, उसमें स्नान कर सकते हैं, वो ड्रिंकिंग लायक भी है।
पर यहाँ तो खड़े होने लायक भी नहीं है। और इस बात की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से दिल्ली की राज्य सरकार की, केजरीवाल साहब की है, जिन्होंने दिल्ली की जनता को धोखा दिया, बार बार ये कह के कि मैं यमुना जी को साफ करने का समय दीजिए। 5 साल का समय मांगा था, अब 10 साल पूरे होने को जा रहे हैं। इसमें डुबकी लगाने की बात की थी। मैं उनसे निवेदन करता हूं आपके माध्यम से, अपनी खड़ाऊ मुख्यमंत्री आतिशी जी के साथ आए और इसमें एक आचमन लेके दिखाएं। तो इस बार दिल्ली की जनता दिल्ली के विधानसभा चुनाव में इन सब बातों के लिए केजरीवाल को माफ करने वाली नहीं है। देखिए, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। इजरायल में पीएम नेतन्याहू के घर पर हमला हुआ है। जी हां, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। लेबनान से हिजबुल्लाह ने ड्रोन अटैक किया है। नेतन्याहू के घर को टारगेट कर यह ड्रोन अटैक किया गया। बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है। नेतन्याहू के घर के पास यह ड्रोन गिरा है। एक साथ कई ड्रोन से हिजबुल्लाह का हमला। तो लगातार हिजबुल्लाह की तरफ से बड़े टारगेट हासिल करने की कोशिश की जा रही है और इसी की कोशिश के तहत देखिए, नेतन्याहू के घर को निशाना बनाया गया। इजरायल में पीएम नेतन्याहू के घर पर यह हमला किया गया ड्रोन के माध्यम से। लेबनान से हिजबुल्लाह ने ड्रोन अटैक किया है और नेतन्याहू के घर को टारगेट करके यह ड्रोन अटैक किया गया है। जो जानकारी अब तक सामने आई है, नेतन्याहू के घर के पास यह ड्रोन गिर गया। एक साथ कई ड्रोन से हिजबुल्लाह ने यह कोशिश की है। तो लगातार हिजबुल्लाह की तरफ से यह कोशिश की जा रही है कि इजरायल को गहरी चोट दी जाए, बड़ा निशाना साधा जाए। हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर्स के मारे जाने के बाद से बदले की कोशिश, और उसी कोशिश के तहत देखिए नेतन्याहू के घर के ऊपर हमला करने का प्रयास किया गया। ड्रोन के माध्यम से यह हमला किया गया। एक साथ कई ड्रोन से अटैक किया गया। हालांकि जानकारी ये मिल रही है कि ड्रोन नेतन्याहू के घर के पास गिर गया, लेकिन बड़ी कोशिश, बड़े हमले को अंजाम देने की कोशिश हिजबुल्लाह की तरफ से। मनीष हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। मनीष, क्या जानकारी मिल रही है? बड़ा प्रयास किया गया बड़े घाव देने के लिए इजरायल को हिजबुल्लाह की तरफ से। बिल्कुल, देखिए ऐसा लग रहा है कि नसरुल्लाह का बदला लेने के लिए हिजबुल्लाह ने अपनी तरफ से कई ड्रोन से एक साथ कैसरिया के इलाके में हमला किया है। इजरायल में कैसरिया वो इलाका है जहां पर कि नेतन्याहू, इजरायल के जो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है, उनका पुश्तैनी मकान है और वहां पर वो रहते हैं। एक सरकारी आवास उनका बतौर प्रधानमंत्री जेरूसलम में है, वहीं दूसरा घर उनका कैसरिया इलाके में जो हाइफा के पास है। और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के उस पुश्तैनी घर के पास हिजबुल्लाह ने कई ड्रोन से हमला किया। इस वक्त जो स्क्रीन पर हम तस्वीर दिखा रहे हैं, ये उन्हीं हमले की एक तस्वीर है जिसमें हिजबुल्लाह का ड्रोन हाइफा बे को पार करते हुए कैसरिया इलाके की तरफ जा रहा था। जिस वक्त आईडीएफ के हेलीकॉप्टर से भी वहां से गुजर रहे थे। आईडीएफ के हेलीकॉप्टर ने ड्रोन को मार गिराने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। और उसके बाद इस तरह के कई ड्रोन कैसरिया इलाके में गए और उसमें से एक बिल्डिंग को उन्होंने हिट भी किया। उस वक्त क्या प्रधानमंत्री नेतन्याहू कैसरिया में थे या नहीं थे, इसको लेकर इजरायल के प्रधानमंत्री ऑफिस ने कोई भी जानकारी देने से फिलहाल मना किया है। लेकिन हिजबुल्लाह का टारगेट, हिजबुल्लाह का दुस्साहस कहिए कि उन्होंने हिजबुल्लाह की तरफ से प्रधानमंत्री नेतन्याहू को सीधे सीधे निशाना बनाने के लिए उनके जो पुश्तैनी आवास है कैसरिया, उस पर वहां पर ड्रोन से हमला किया है, जिसकी लगातार तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं। बहुत सारी जानकारी इस वक्त आनी बाकी है कि जो बिल्डिंग हिट हुआ है वो बिल्डिंग प्रधानमंत्री के जो पुश्तैनी आवास है उससे वो कितनी दूर पर था, लेकिन उसके भी वीडियो सामने आ रहे हैं जहां पर कि वो एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियां उस इलाके में मौजूद है। जी मनीष, क्या इस तरह की जो कोशिशें हैं इससे क्या प्रोवोकेशन और नहीं बढ़ेगा? इजरायल क्या बड़ी कार्रवाई के लिए और प्रोवोक नहीं होगा? हालांकि पहले से ही लेबनान में बड़ी कार्रवाई तो चली रही है इजरायल की। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, इजरायल की तरफ से तो लेबनान में, खास करके साउथ लेबनान के इलाके में तो बड़ी कार्रवाई चल ही रही है। बेरूत में भले ही कुछ हमले में कमी आई है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह थी कि हिजबुल्लाह इस वक्त बदला लेने की फिराक में है। हिजबुल्लाह अपने चीफ नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद से लगातार इस तरह के हमले करने की कोशिश कर रहा है। सवाल है कि क्या वो कामयाब होगा? तो बीते हफ्ते हमने देखा कि किस तरह से हिजबुल्लाह ने हाइफा के पास ही एक मिलिट्री बेस पर अटैक किया था, जहां पर इजराइल के 100 सैनिक जब वो डिनर कर रहे थे उस वक्त वो घायल हो गए थे। उसी तरह से इस वक्त हाइफा से थोड़ी दूर आगे कैसरिया में प्रधानमंत्री नेतन्याहू के पुश्तैनी घर को टारगेट करते हुए कई ड्रोन से हमला करना, और लगातार ये हमले किए जा रहे हैं। मकसद है हिजबुल्लाह नसरुल्लाह का बदला लेना चाहता है और इसके लिए सीधे सीधे वो प्रधानमंत्री नेतन्याहू को टारगेट करने का भी दुस्साहस कर रहा है। मनीष, आप बने रहिए हमारे साथ, हम लौट रहे हैं आपके पास। और देखिए, लेबनान में आईडीएफ का बड़ा हमला सामने आया। दर्जनों मिलिट्री बिल्डिंग पर एयर स्ट्राइक की गई है। हिजबुल्लाह के नए सेंटर पर हुई बमबारी।
तो लगातार देखिए कार्रवाई भी चल रही है आईडीएफ की तरफ से। लेबनान में आईडीएफ ने यह जबरदस्त हमला किया है और हिजबुल्लाह के नए सेंटर पर यह बमबारी की है, दर्जनों मिलिट्री बिल्डिंग्स पर एयर स्ट्राइक। और इधर गाजा के जबालिया में इजराइल का बड़ा हमला, जबालिया में ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की गई। भीषण हवाई हमले से बड़ी तबाही हुई है, लड़ाकों और रिफ्यूजियों को टारगेट किया गया है। और जबालिया कैंप पर हमले से भारी नुकसान हुआ है। आईडीएफ के हमले में 33 लोगों की मौत हुई है। एयर स्ट्राइक में 80 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। और लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन में आईडीएफ के 4 जवान जख्मी हुए। 24 घंटे की लड़ाई में 4 सैनिक जख्मी हुए हैं। सभी घायल जवान एलीट मजलान यूनिट के हैं। ये आईडीएफ की तरफ से जानकारी भी दी गई है। वहीं हिजबुल्लाह को लेकर आईडीएफ का दावा, उत्तरी लेबनान में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान हुआ है। अब तक 1500 से ज्यादा लड़ाके मारे गए हैं। यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है और दावा आईडीएफ की तरफ से यह किया गया कि हिजबुल्लाह के 1500 लड़ाके अभी तक मारे गए हैं उसके ऑपरेशन में। तो हिजबुल्लाह को लगातार चोट देने की कोशिश की जा रही है और लगातार ये हमले किए जा रहे हैं हिजबुल्लाह के लड़ाकों पर। जो दावा है आईडीएफ का वो ये कि अभी तक के ऑपरेशन में 1500 से ज्यादा हिजबुल्लाह के लड़ाके मारे गए। या तो हिजबुल्लाह पर बड़ा अटैक और बेरूत में भारी तबाही हुई है। इस हमले की वजह से दक्षिणी लेबनान में 1500 लड़ाके ढेर हुए हैं, यह दावा किया गया है। हजारों हिजब लड़ाकों ने सरेंडर भी किया है। सेना को लगातार बढ़त मिल रही है। एयर स्ट्राइक में भी भारी नुकसान पहुंचाया गया, यह दावा किया जा रहा है आईडीएफ की तरफ से। कहां-कहां ये हमले हुए हैं जरा उन जगहों को भी देख लेते हैं। तो ये हमले हुए हैं बेरूत, बेका, मरजा, मारिजे, अल मशरफिया, जिए, इन सभी जगहों पर ये 6 लोकेशंस जो हम आपको दिखा रहे हैं, यहां पर ये हमले हुए हैं। और निशाने पर क्या क्या रहा, तो हिजबुल्लाह के ठिकाने रहे, हिजबुल्लाह के वेपन डिपो रहा, हिजबुल्लाह कमांड सेंटर, हिजबुल्लाह इंटेलिजेंस सेंटर, इन सभी जगहों पर ये हमले किए गए हैं, इनको टारगेट किया गया है। और देखिए ड्रोन हमले के बीच ईरानी सेना की धमकी भी आई है। इजरायली डिफेंस तोड़ने की क्षमता रखते हैं हम, ये कहा गया ईरान की तरफ से। हम इजरायल की डिफेंस को तोड़ सकते हैं, अत्याचार का पूरा हिसाब होगा, ईरान की सेना ने यह दावा किया है। तो ईरान की तरफ से भी लगातार ऐसे बयान दिए जा रहे हैं और यह कहा जा रहा है कि इजरायल के सुरक्षा कवच को हम तोड़ पाने में पूरी तरह से सक्षम हैं। और देखिए इजरायल के हाइफा में हिजबुल्लाह का हमला हुआ है, यह भी एक जानकारी सामने आ रही है। हिजबुल्लाह ने मिसाइल से हाइफा को टारगेट किया है। सभी मिसाइल को आईडीएफ ने इंटरसेप्ट किया है। कोशिश की गई हाइफा को फिर से मिसाइलों से दहलाने की, ये हमले हाइफा के ऊपर किए गए, लेकिन जानकारी है कि आईडीएफ ने इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया है, इन हमलों को नाकाम किया है। और इजरायल के गलीली पर हिजबुल्लाह का हमला हुआ। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के हमले को नाकाम किया, यह भी जानकारी सामने आ रही है। आयरन डोम ने रॉकेट को इंटरसेप्ट किया और इस हमले को नाकाम किया।